खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, जो बात हम कर रहे थे मंजर नकवी साहब से FATF के हवाले से, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें मैं चाहूँगी थोड़ा सा नकवी साहब ये इजाफा भी ज़रूर कर लें कि भारत की भी कुछ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं जिन्हें वॉच लिस्ट पे रखा गया है, मगर सारी जो कहिए कि मलबा होता है या वज़न और बोझ होता है वो पाकिस्तान पर ही जाके गिरता है। उसमें UN की जो वॉच लिस्ट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये बातें भी हैं, लेकिन आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि कुछ मखसूस मकतबा फ़िक्र को प्रमोट करने के लिए ये फ़ंडिंग अगर हम कहते हैं कि हो रही है, तो नकवी साहब मुझे ये भी तो बताइए कि हमारे जो फेलियर्स हैं, कहा यह जाता है कि आपने अपना तालीमी निज़ाम इतना नाक़िस और बर्बाद रखा हुआ है कि इस तरह के पूरे एक सिस्टम को पनपने का मौका दिया आपने। ये बात आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। तालीमी सिस्टम में अब हमारी GDP का बजट कितना तालीम पे खर्च होता है, 2 पॉइंट समथिंग, और दुनिया में कहाँ से कहाँ। और नकवी साहब, वो तालीम देने वालों पे खर्च होता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, ना तालीम के फ़रोग़ और तरवीज के लिए कुछ होता है। कितने घोस्ट स्कूल और घोस्ट टीचर और घोस्ट, वो सारा उसमें निकल जाता है, सारे घोस्ट स्कूलों में। और मुझे बच्चा पढ़ाना पड़ता है 10-10, 15-15, अपनी तनख्वाह से ज़्यादा लोग जो होता है, एक आम आदमी की तनख्वाह से ज़्यादा स्कूलों की फ़ीसें हैं। और दुनिया भर में ये होता है, जहाँ भी अच्छे ममालिक हैं, तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट हुकूमत की जिम्मेदारियाँ होती हैं। और तालीम अक्सर जगह मैट्रिक तक फ्री होती है, और अगर आप बच्चा ना भेजें तो आप पे फ़ाइन होता है। तुर्की में भी यही है, चाइना में भी यही है। बच्चों को तालीम के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और खाना पीना स्कूल में सब मिलता है। हमारे यहाँ तो बच्चे को दाखिला नहीं मिलता। और ये काम मदरसे कर रहे हैं। अब मदरसे कर रहे हैं, मदरसों को फंडिंग हो रही है। अब मदरसों में अभी मुझे हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, अनीक अहमद, बहुत पुराने दोस्त हैं। अभी हम नेशनल बैंक के एक सेमिनार में थे, इस्लामिक बैंकिंग पे। वहाँ हमारी सेमिनार के बाद एक गुफ्तगू हो रही थी, यही मदरसा वाले मामलात पे बात चली। तो उनका जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहने लगे हमारे मदरसों में मसलक पढ़ाया जाता है, कुरान नहीं पढ़ाया जाता। किसी भी मदरसे में हर मदरसा अपने हिसाब से मसलक पढ़ा रहा है, और मदरसे के अंदर अखबारात, TV, ये सब मामला सब बैन है। और वो जब बच्चा मसलक पढ़ते हुए कुरान नहीं पढ़ता, मसलक पढ़ता हुआ जब वो बड़ा होकर बाहर निकलता है तो उसकी अप्रोच का क्या अंदाज़ा होगा और वो क्या करेगा। तो ये तो है कि हमारे बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर मदरसों में मसलक पढ़ाए जा रहे हैं, मगर बहुत सारे मदरसे ऐसे भी तो हैं कि जो बड़े अच्छे तरीके से तालीम दे रहे हैं, तमाम तालीम दे रहे हैं, माशियात की भी दे रहे हैं, सियासत की भी दे रहे हैं, इकनॉमिक्स की भी दे रहे हैं, और कुरान की भी दे रहे हैं। और लेकिन जब वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घिन भी पिसता है, तो अक्सरियत ये है जो फंडेड मदरसाज हैं ये सारा मामला ख़राब कर रहे हैं, मगर दहशतगर्द नहीं पैदा कर रहे। ठीक है। ये बिल्कुल गलत है कि अगर मदरसों को आप दहशतगर्दी से रिलेट कर दें तो ये बिल्कुल गलत है। एक मसलक की तालीम दी जाती है, कोई मदरसा किसी मसलक की तालीम दे रहा है, कोई किसी मसलक की तालीम दे रहा है, हम उसके सिस्टम से मुतमईन नहीं है। लेकिन ये कह देना कि ये मदरसों से दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। इसी तरह जैसे FATF में हमें कहा गया कि जी हम फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। इसमें एक चीज़ मैं और आपको ऐड कर दूं कि 8,500 से ज़्यादा को उन्होंने ट्रांजैक्शंस दिए हमें कि जी ये ट्रांजैक्शन जो है हाँ सस्पिशियस हैं और ये हैं, तो जो हमें उन्होंने थमाई हुई हैं। ठीक है। अब जाहिर है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह से वो इलीगल चैनल से, इसमें ज़्यादातर करप्शन के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। पिछले दिनों वो जो वीना मलिक वाले मामला, दूसरे मामला, अभी आप पिछले दिनों देखें, हाँ सॉरी, अयान अली वाला मामला चल रहा है अभी। और इस तरह कोई 30-35 लड़कियां थी जो ये बाकायदा काम कर रही थी, पूरी चेन चल रही थी। फिर कभी कश्तियों से पैसे पकड़े जा रहे हैं, कभी बैंकों से पैसे पकड़े जा रहे हैं। और अभी आप देखें कितना हुआ है कि कभी किसी रिक्शा वाले के, कभी किसी शरबत वाले के, कभी किसी मैकेनिक के, कभी किसी मुर्दा आदमी के अकाउंट में अरबों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और ये सब यहाँ अभी हुआ है, तो जाहिर है कि ये सारी सस्पिशियस और ट्रांजैक्शंस हैं। और इसमें हमारे जो सियासतदानों की और ये साहब, कल मैं भी खुश हो गई, 25,000 रुपये मुझे मेरे पास वो आया अलर्ट। नहीं, अच्छा, ये मेरे अकाउंट में आए हैं। अच्छा, मैं बड़ी परेशान थी कि ये कौन से पैसे कहाँ से आए हैं। अच्छा, हमारी कमेटीज़ भी चलती हैं ख़वातीन की, मैंने कहा शायद किसी ने डिपॉजिट किए, लेकिन वो अमाउंट मैच नहीं हो रही थी। तो खैर वो मेरी अपनी ही एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट हुई थी। तो मैं हस्बैंड से ये कही थी कि 25,000 की जगह अगर 3-4 ज़ीरोस और लगे हुए होते तो क्या ही अच्छा होता।
हाँ, इसी तरह हमारे कुछ बेवा खातून है, हमारे ऑफिस का एक लड़का है, उनके ऐसे बड़े अकाउंट निकल गए। मैं कि वो जब उन्हें पता लगा, जब उन्हें टैक्स का नोटिस आया, मैंने कहा उनसे कहेंगे यार हम टैक्स देते हैं, ये पैसे आप हमें दे दें और इसी अकाउंट से पैसे ले लें। तो ये इस तरह की ट्रांजेक्शन है जिसने पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स ने, बिजनेसमैन ने जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम भी किया और हमें इस नहज पे लेके आ गए। और इन कुव्वतों को तो बहाना चाहिए पाकिस्तान को किसी भी तरह से काबू करने का और किसी तरह बहाना करने का कि एक तरफ जंग मुसल्लत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम इकोनॉमिक सैंक्शंस और पाबंदियों की तरफ धकेल रहे हैं और ये सारा सिनेरियो बन रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छा क्या 100% हम इन लोगों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि हमने कोई कोताहियां नहीं की? जैसी कौम होती है वैसी लीडर होते हैं। ये भी है, ये हमारी ही कोताहियों का किया धरा है कि आज हमें ये लीडरशिप देखने को मिल रही है। ठीक है, अच्छा जवाब दिया आपने, मैं इसमें कोई तबसरा नहीं करूंगी। अच्छा ये बताइए, इमरान खान साहब का कल का जो छपा हुआ है बयान, वो FBR से बहुत नाराज़ हैं, होना भी चाहिए, हम सब भी नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि अगर FBR ने अपनी वर्किंग को इम्प्रूव नहीं किया तो वो एक नया इदारा खड़ा कर देंगे, तो फरिश्ता लाएंगे क्या? नया पाकिस्तान बन गया? पता नहीं, अब नया FBR बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर नया पाकिस्तान फरिश्तों आके बनाया तो वो भी। अब पुराने पाकिस्तान में जब जरदारी की हुकूमत थी तो वो 5 अरब रोज़ाना की बुनियाद पे 5 साल तक उन्होंने 5 अरब डेली कर्जा लिया, जो टोटल फिगर करें। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई पुराने पाकिस्तान की, तो ये कर्जा 7.5 अरब रोज़ाना की बुनियाद पे उन्होंने लिया 5 साल हुकूमत की, और जो उनका रेशो निकला वो अभी हमें 6 महीने हुए हैं, 7वां महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब नए पाकिस्तान में जो कर्ज लेने का रेशियो है वो 15 अरब रोज़ाना की बुनियाद पर जा रहा है। तो अब FBR यकीनन होना चाहिए। ये आपने नुक्ता जो उठाया ब्रेक के बाद, इसमें मैं बात आपसे करना चाहूँगी कि इतने ज़्यादा खराजात कि 7.5 अरब से अब 15 अरब पे हम आए, इसकी क्या वजूहात आप देखते हैं? लेकिन ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, वापस आते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, कल का एक्सप्रेस ट्रिब्यून मेरे सामने पड़ा हुआ है, इकोनॉमिक सेक्शन बिजनेस ट्रिब्यून, और इसकी खबर ये थी कि मीडिया पर्सन्स रियल एस्टेट टाइकून्स इन FBR's हंट लिस्ट। तो जनाब मैंने तो बता दिया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बड़ी खुश हूँ अपनी इस सारी कैफियत से। लेकिन जो FBR की अभी हम बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि इतनी क्या हमारी ज़रूरियात 6 महीने में बढ़ गई कि हमने रोज़ाना का कर्जा डबल कर दिया? जो पहले भी कर्जे लिए थे, कर्ज दर कर्ज हम 95 बिलियन डॉलर तक बाहर का एक्सटर्नल पे पहुंच गए थे, और 27-28 ट्रिलियन 16 ट्रिलियन के करीब हम इंटरनल डेट से पहुंच गए थे, जो कुल मिला के 27-28 बन रहे थे, और अब कुल मिला के 31 से क्रॉस कर चुके हैं ट्रिलियन से पैसे। तो कहा यह जाता है कि जी हमने वो जो कर्जों को रिपे भी तो करना है ना, और ख़जाने में पैसे नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट अब पिछले साल का बुलंद तरीन रहा है, कोई 35 अरब बिलियन डॉलर तो आपका बुलंद तरीन करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है। जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रेड गैप है, 20 बिलियन आपने ओवरसीज पाकिस्तानी के रेमिटेंसेस भी डाल दिए, तब भी आपका 15-16 का करंट अकाउंट का खसारा रह गया। ठीक है, तो अब हम हज पे पैसे बढ़ाते हैं तो पिछली गवर्नमेंट का कसूर है, क्योंकि उसने वो नहीं बढ़ाए थे तो इसलिए हमें बढ़ाने पड़ रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने बिजली नहीं बढ़ाई तो हम बढ़ा रहे हैं, तो सारा इल्ज़ाम पीछे को दिया जा रहा है। अब आपने ये FBR की खबर पढ़ी और ये सारे मामला हुए, तो लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ये भी तो हुआ है कि जी अब MNAs PTI के MNAs को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और उसके डेवलपमेंट के लिए। तो क्या ये पहले भी ये प्रैक्टिस रही है, लेकिन इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि PTI के मेंबरान असेंबली को दिए जाएंगे। अब क्या कौमी असम्बली के मेंबरान अपने इलाकों में तरक्याती काम कराएंगे तो बल्दियाती इदारे क्या करेंगे? तो ये काम तो बल्दियाती इदारों का है, तो इन्हें पहले अपनी गवर्नेंस ठीक करेंगे तो इन्हें कर्जों से जान छूटेगी। लेकिन यहाँ मामला ये हो रहे हैं कि जी अब वो कायमा कमेटियाँ बनी हैं तो वहाँ भी 1300 CC गाड़ियाँ, उनको 70-70 हज़ार के पैकेज, जबकि एज ए MNA वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं और करोड़ों की माहाना मराहत ले रहे हैं। तो जब तक ये इदारे अपने ऊपर कट नहीं लगाएंगे, खुद सादगी नहीं इख्तियार करेंगे, या आके यहाँ से इलेक्शन के अपने जो खर्च किए हुए पैसे पूरे करने जाएंगे, तो फिर यही हाल होगा कि बाहर से इन्होंने भैंसें बेची तो थी, आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि अपने ऊपर कट नहीं लगाते?
जी, वो भैंसें बेची थी, मगर अगर उसका उन भैंसों को रख के उनका दूध बेचते तो शायद पैसे शायद ज़्यादा मुस्तकिल आते मुनाफा हो रहते जाता। रहते वो एकदम से पैसे आए और एकदम खर्च हो गए। सही बात है। तो वो थोड़े-थोड़े पैसे इन्हें नहीं चाहिए थे, एकदम से ज़्यादा पैसे चाहिए थे, उस वक़्त किसी की ज़रूरत होगी। अच्छा, ये तो चले अज़राए मज़ाक हम ये बात करें, लेकिन पॉइंट वहीं आके रुकता है नकवी साहब कि हम जो इस पूरे कशीदा माहौल की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है जब तक कशीदगी बरकरार रहेगी, दोनों ममालिक में इन्वेस्टमेंट्स की सूरत हाल दगरगूं रहेगी। जब तक किसी कल ये ऊँट बैठेगा नहीं, हम अपनी सिमत का रियलिस्टिकली तयन कर नहीं पाएंगे कि हमने इमरजेंसी पर्पसेस के लिए अपनी स्पेंडिंग को रोक के रखना है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अब पैसा खर्च करना शुरू करना है। तो ये जो गूमगू की सूरत हाल है, इसको आप कितना सीरियसली ले रहे हैं फ़िलहाल? मामला तो बहुत सीरियस हैं और कभी वक्त हुआ तो हम इस पे भी बात करेंगे कि हम पारे ये सारे इश्यूज किस तरह रिजॉल्व हो सकते हैं, डील ढील और ये जो इतना 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, कोई 350 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये किसी वक्त बैठ के अलग से ये एक पूरा प्रोग्राम की मुतकाज़ी हैं कि ये कैसे पैसे हैं, कैसे आ सकते हैं और किस तरह शिकंजा कसा जा सकता है या किस तरह क्या रिलीफ दिया जा सकता है, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन अभी जो आपने इशारा किया, दोनों मुल्कों की इकोनॉमी, दोनों मुल्कों की इकोनॉमी बहुत ख़राब है और इंडिया तकरीबन $2 ट्रिलियन के आसपास मकरूज़ है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और 550 अरब डॉलर के करीब एक्सटर्नल हैं। यही हाल पाकिस्तान का है और कि हम भी 2.25 अरब डॉलर के, क्योंकि हमारी साइज़ छोटा है तो, लेकिन मजमूई हालात दोनों मुल्कों के खराब हैं। हम दोनों की आबादी चाइना से भी ज़्यादा है और हम दुनिया के का 1/4 आबादी तो हमारी पाकिस्तान और इंडिया की हो जाती है। हम दोनों को अगर हम मिल जाएं और आपस में ट्रेड करें, अभी क्या ट्रेड हो रही है, 500 मिलियन डॉलर से लेके 2 बिलियन डॉलर तक की ट्रेड है और इसमें भी ज़्यादातर स्मगलिंग, ये तो वो डॉक्यूमेंटेड है, जो स्मगलिंग के थ्रू ट्रेड हो रही है वो एक अलग कहानी है कि वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर सही ट्रेड दोनों मुल्कों के हो जाए और हम दोनों मिल के बात करें तो हम दुनिया में बहुत कहते हैं कि शायद पोटेंशियल कोई 5-6 अरब डॉलर का है आपस में, अगर हम अपनी ट्रेड रखते हैं, और अभी तो वही जिस तरह आप कह रहे हैं मिलियंस में ही है, मिलियंस में है और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और दोनों ममालिक अगर हो जाए, लेकिन यही ट्रायंगल जिसमें उसमें इसराइल और अमेरिका शामिल है, ये इनके मफादात पे ज़र पड़ेगी और उनका मफाद इसी में है कि इंडिया वो इसराइल को कहें, इसराइल इंडिया को कहे और वो हमें लड़ा के रखें। अब देख लेना क्या चीज़ साबित हुई, हर चीज़ ग्राउंड पे इंडिया को मार पड़ी, नेवी पे इंडिया को मार पड़ी, एयरफोर्स पे इंडिया को मार पड़ी, लाइन ऑफ कंट्रोल में झड़पें हो रही हैं उसमें इंडिया को मार पड़ रही है, उसके बावजूद उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, उसके अंदर दहशत गर्दी हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। अभी वो एक वकील था, उसके साथ भी उन्होंने अदालत के अंदर मारा, वो कश्मीर की बात कर रहा था। तो इन चीज़ों को कोई नहीं देख रहा, उसको उकसाया जा रहा है हमारे खिलाफ और हमें डराया जा रहा है कि जी एटमी जंग हो जाएगी, एटमी जंग हो जाएगी तो आधी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बाकी आधी बचेगी वो भी फूड के मसाइल में तैयार हो जाएगी। तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि दोनों ममालिक हम मिलके किसी समझौते पे चलें और बातचीत के ज़रिए हम अपने ट्रेड को इम्प्रूव करें और दुनिया की एक बड़ी ताकतवर खित्ते की क़ुव्वत बन सकते हैं। भाई वही बात है, अभी हम जैसे हमेशा बात करते हैं चाइना का और भारत का भी आपस में बॉर्डर तनाज़ा है और आज से नहीं है, कब से, लेकिन कश्मीर के ऊपर भी 2 वादियों का है, लद्दाख पे है उनका क्लेम। लेकिन पॉइंट वही आ जाता है नकवी साहब, आपस की म्यूचुअल ट्रेड देखें तो गालिबन 100 अरब डॉलर का कुछ वॉल्यूम बनता है गालिबन, अगर मेरी इत्तलात सही है तो लगभग ऐसा ही बनता है। तो मतलब बात वही आ जाती है कि आपने देखना ये कि जो ह्यूमन फैक्टर है उस पर आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है। अच्छा नकवी साहब, जो हम FATF के हवाले से बात कर रहे हैं, जो इक़दाम हमने उठाने हैं, वो इतने आसान बज़ाहिर हैं नहीं। एक परत खुलती है और उसके पीछे और नीचे कई मज़ीद एंगल्स निकल के आते हैं। तो इश्यूज़ तो संगीन हैं क्योंकि गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और अभी जैसे हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि जो इल प्रैक्टिसेस हैं तमाम सरकारी इदारों में आप देख लीजिए और कहीं भी देख लीजिए, जिस तरह आप भी फरमा रहे थे कि करप्शन शायद ख़त्म तो नहीं हुई, रेट शायद चीज़ों के बढ़ गए हैं। तो ये वाले अवामिल जब तक काबू में नहीं आएंगे बेहतरी कैसे आएगी? अब हम तो परेशान हो चुके हैं रेट से, महंगाई से और तमाम ये करप्शन के मामला जो अभी तक हमारे सुधर नहीं सके। अब बेहतरी कहाँ से आएगी? हमारी 36% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, अब पता नहीं कितनी है। अगर वो 36% भी हमारी चैनल में आ जाए, अगर हमारे टैक्स पेयर आधे % के करीब हैं
8-9 लाख टैक्स देते हैं, 17-18 लाख रिटर्न भरते हैं और ज़्यादातर वो नील की भरते हैं और सारा प्रेशर उसी आधा % लोगों पर है मुल्क के बाकी। लेकिन टैक्स हर आदमी दे रहा है क्योंकि जीएसटी लगी हुई है, डायरेक्ट टैक्सेशन है, उसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब FATF के मामलात हैं, वो सारा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और ये मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ और करप्शन के ख़िलाफ़ उनके ज़्यादा इक़दाम हैं। काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं, जो हमने करके भी दिया और आगे भी किया। लेकिन बात तो यही है कि जिसे पिया चाहे वही सहागन। अगर पिया ही नहीं चाहेगा और हमने सारा कुछ कर भी लिया और मामला फिर कोई और नई चीज़ खड़ी कर दी जाएगी। पाक इंडिया जंग का फेलियर हुआ अभी, तो ये FATF की कहानी फ़ौरन हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई। तो हमें किसी भी तरह से ये ट्रायंगल सुकून से नहीं रहने देंगे। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, गुफ्तगू के दौरान हमने कुछ जो बातें की, उसमें एक बात नकवी साहब ने ये की कि एक नेक्सस उभरता हुआ नज़र आया गुज़िश्ता 2-3 सालों में, इसराइल, भारत, अमेरिका। जो मैं सवाल करना चाह रही हूँ नकवी साहब से वो ये है, नकवी साहब कहने वाले ये कहते हैं कि आपके पेट में यानी पाकिस्तान के पेट में शदीद दर्द है इसराइल के हवाले से, जबकि अरब ममालिक के इसराइल से बड़े अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं, टर्की के भी ताल्लुकात हैं, सफारती ताल्लुकात भी हैं। आपके दिल में इतना दर्द क्यों है मुस्लिम उम्मा का? एक सवाल। दूसरी बात ये, कहने वाले, मैं अपनी बात नहीं करी, मैं ज़ाहिर है कि मैं इस मामले में कोई राय अगर रखूँ भी तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो कहने वाले कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर, और अच्छा ये भी हमें रिपोर्टेड या अनरिपोर्टेड ज़राए से पता चला कि ग़ालिबन इसराइल की भी ये ख्वाहिश है कि वो हमसे इंगेज करें। अच्छा, अब क्या वो वजूहात हैं कि हम उनके साथ भी कोई राब्ता किसी भी तरह का फॉर्मल या इनफॉर्मल, या कोई ऐसी बात शुरू नहीं कर सकते कि उनके साथ भी कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो, ताकि इस साजिशों का सिलसिला तो कहीं रुके? जी, कहने वाले ये भी कह रहे थे कि MBS जब पाकिस्तान आ रहे थे तो ये उसका एजेंडा है कि पाकिस्तान को मजबूर, और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही थी इसके आगे चल के हमें शायद इसराइल को तस्लीम करने की बात हो। अच्छा। और ये बात पार्लियामेंट में चली भी थी और क्लैरिफिकेशन भी हुई थी कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन गुफ्तो शनीद शुरू हो गई थी। अच्छा। और कहने वालों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान के कम अज़ कम इसराइल से सफारती ताल्लुकात शुरू हो जाए, बन जाए कम अज़ कम। अच्छा। वो तो जब ही होंगे ना जब तस्लीम करेंगे, तो फिर सफारती ताल्लुकात भी हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आप भी मेरी इस बात की तौसीक कर रही हैं जो मैं ये कह रहा हूँ, ये ट्रायंगल उभर के सामने आ रहा है और इसका मकसद यही हो कि हम पे प्रेशराइज करके अच्छा, और हमको इसराइल तस्लीम करवा लिया जाए। और कहीं ना कहीं FATF की कहानी में कहीं ना कहीं पाक इंडिया जंग से रोकने के लिए एक शर्त, किसी जगह कोई मुल्क, अभी जैसे कुछ समझौते की बात होती है, यूनाइटेड नेशन बीच में आता है, आलमी इदारे आते हैं, हमने जहाँ से हमारी सफारतकारी बहुत अच्छी रही और शाह महमूद कुरैशी ने पाक इंडिया मामलात पे पूरी दुनिया के लोगों को एतमाद में लिया। सबसे बेहतर सपोर्ट हमें तुर्की से मिली और तुर्की ने भी तो इसराइल को तस्लीम किया हुआ ताल्लुकात है। और हो सकता है कि वहाँ उर्दवान को इस्तेमाल करें कि आप पाकिस्तान से कहेंगे इसराइल को तस्लीम कर लें। ये कहने वालों की बातें कर रहा हूँ, लेकिन हमारा दिल नहीं चाहता, क्योंकि जो उसका किरदार रहा है शुरू दिन से, और हमें ये बात कभी भी इस पे इससे नहीं जाना चाहिए। ये तन्हाई वाला रवैया कितने अर्से तक हम लेके चल सकेंगे? सर, इसराइल के रिलेशनशिप की मैं बात अगर करूं तो इस मौक़िफ़ पे हम कब तक रियलिस्टिकली खड़े रह पाएंगे? नहीं तो क्या हम उसको तस्लीम कर लें और फिर हम वो क़िबला अव्वल की भी ज़ियारतें शुरू हो जाएं, सब कुछ हो जाए, आना जाना। जो वही मैं, क्योंकि बीइंग डेविल्स एडवोकेट, हाँ, कहते यही हैं, जो दूसरी हम राय की बात कर रहे हैं कि भाई आप आगाज़ तो करें। ठीक है, आगाज़ करें, लेकिन उसके लिए ना वो पूरी राय अम्मा हमवार करनी पड़ेगी। ये कोई इतना आसान फैसला नहीं है कि आप या मैं और या हमारी पार्लियामेंट बैठ के कर ले। अगर इसी पे रहना है तो फिर हमें अपनी कौम से रेफरेंडम की तरफ जाना चाहिए। हमें कोई रेफरेंडम करना चाहिए और पहले उसके सारे कॉन्सिक्वेंस देखने चाहिए कि उसके हमें फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। अगर वैसे तो इस्लाम भाईचारे का मज़हब है और हमारे यहूदियों से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईसाइयों से भी अच्छे हैं। महज एक इसराइल को हमने पहले दिन से तस्लीम नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं कि जी यहूदी
के साथ आपका झगड़ा नहीं है, सेहूनी सोच के साथ आपका मसला। बिल्कुल सोच ने तो अमल उसमें तो हम फंसे हुए हैं। वो सोच तो हम तब मुसल्लत की हुई है और सारा, और यहाँ पर जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां आए दिन आपको वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे मैसेज मिलते हैं, इस चीज़ का बाइकाट कर दें, इसके पैसे इसराइल को जा रहे हैं, इस चीज़ का बाइकाट कर दें। सारी मल्टीनेशनल सारी दुनिया का। अब हमारे बेहतरीन सफीर तो वजीर आजम साहब खुद है। कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी और वो जमायमा की जब शादी हुई थी तो उस वक्त ये बातें सोच शुरू हो गई थी कि ये आगे चल के ऐसा भी हो सकता है। हालांकि इन बातों की हकीकत नहीं है, जब भी कोई ऐसी बात होती है अवामी वो जो साजिशें होती हैं ना, अवामी सोच आती है, कहने वाले कहते हैं, तो इस तरह की तो पहले भी होता रहा है। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, मेरा पॉइंट है, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कि आप ये समझ रहे हैं कि FATF के जितने भी मामलात हैं उनमें काफ़ी हद तक दबाव वाली सूरत हाल रखी जा रही है। इसकी यानी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी हमसे बस इतना ही होता है, इससे आगे हम नहीं करेंगे, तो हम जितना कर सकते हैं, हमें पहले तो रिपोर्ट देनी पड़ेगी ना, हमने इतना कर लिया है, अब आगे फिर वो कहेंगे अब सितंबर तक तुम बाकी चीज़ें मामलात कर दो। मई में अगर कुछ रह गया तो वो सितंबर तक की हमारे पास है गुंजाइश कि वो सितंबर तक का भेज देंगे। अब हम सितंबर तक बचा कुचा जो कुछ भी उनका एजेंडा है, और उसमें भारत का डोसियर भी शामिल है और उनका अपना भी शामिल है, और जाहिर है कि उसमें ज़्यादा चीज़ें तो बेसलेस हैं और उनको भी पता है कि बेसलेस है, उनके मीडिया को भी पता है। अब देखें इंडिया की मीडिया में क्या आ रहा है, इंग्लैंड के मीडिया में क्या आ रहा है, अमेरिका के मीडिया में क्या आ रहा है, कि वो सारी चीज़ें फेक हैं, उसमें कोई ऐसी हकीकत का नहीं है। लेकिन हम उसके बावजूद, लेकिन अगर उनका एजेंडा कोई इसके पसे पर्दा मामलात कुछ और हैं तो वो फिर हमसे मनवाने की कोशिश करेंगे। अब वहाँ हमें बैठ के अपनी कौम के साथ बैठ के सोचना होगा कि हमें इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए और हमें अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए। अच्छा, लेकिन अब इसमें मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ ये है कि हम सफारतकारी के फ्रंट पे तो मेरा ख्याल है कि बेहतर तरीके से चल रहे हैं, और ये इसी फ्रंट पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, और हमारी सियासी पार्टियां भी सियासी बालिगुल नज़री का मुजाहरा कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं। ठीक है, तनकीद भी आ रही है, लेकिन वो तनकीद बड़ी मुनासिब और मुतनासिब है। लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना या वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जिस तरह से असम्बली का माहौल अभी 2-3 दिन पहले ज़रा तल्ख़ किया बिलावल ज़रदारी के हवाले से, अभी इन चीज़ों की गुंजाइश आप देख रहे हैं, बिल्कुल आखिरी मिनट है। मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त सारे इंटरनल मामलात को भुला के हमें कौमी मामलात को इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी एडवोकेसी करनी चाहिए और हमें अपने मामलात बेहतर करने चाहिए और इंटरनल मामलात को भी भूल जाएं। इस वक्त हालात इसके मतकाज़ी नहीं है। इस वक्त हमारे इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हमें इससे निकलने दें, फिर इन मामलात को भी देख लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, काफ़ी बातें हुई नाज़रीन आज की नशिस्त में, और हमने तयन करने की कोशिश की कि पाकिस्तान अगर इस वक्त जिस नहज पे है, जिस संत में चल रहा है, अगर यही रफ्तार बरकरार रही कुछ एरियाज़ में जिसमें हमें कामयाबी मिल रही है, तो ये अच्छे आसार हैं। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि उनकी औलाद और उनकी मिसेस जो हैं वो यहूदी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज सनीचर का रोज़ हमने अपनी गुज़िश्ता नशिस्त में ये बात की थी जब हमारे एक्सपर्ट जनाब मंजर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे कि हम ये मौजू पे भी बात करना चाहेंगे, इस मौजू पे कि पाकिस्तान बैरूनी दबाव का शिकार तो यकीनन होगा, नज़र भी आता है, और इसके अलावा चैलेंजेस का सामना भी है पाकिस्तान को, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो क्या क्या अवामिल हैं कि जिसकी वजह से हमें अपने हाथ थोड़े से बंधे नज़र आते हैं, और वो क्या क्या करना पड़ेगा हमें कि हम इस कैफियत से बाहर निकलने में कामयाब हों। तो आज की गुफ्तगू का फ़ोकस भी नाज़रीन हमारा यही रहेगा। हम ये जानना चाहेंगे, मंजर नकवी साहब ही आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे कि कौन सी सिमत इख्तियार की जाएगी बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में रहते हुए, नए इम्कानात की तलाश अभी से शुरू
होनी चाहिए, हो चुकी है, आइंदा होगी, क्या कुछ होगा, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो जनाब मंजर नकवी को खुशामदीद कहते हैं और आप सब जानते हैं कि ये एडिटर द फाइनेंशियल डेली इंटरनेशनल और सहाफ़त की दुनिया में बड़ा नाम, तो खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम मंजर नकवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एग्जीक्यूटिव एडिटर, एग्जीक्टिव एडिटर राइट, फाइनेंशियल डेली। बिल्कुल फाइनेंशियल डेली। अच्छा नकवी साहब, लास्ट टाइम जिस तरह हमने बात की थी, अब थोड़ा सा जो माहौल बन रहा है FATF के हवाले से, हम डिनाई तो कर रहे हैं लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि जनाब जो लिस्ट जिस पर अमल दरामद शुरू हो रहा है क्रैकडाउन्स का, उन सब के नाम जो हैं वो भारतीय डोजियर में भी शामिल हैं और बैनुल अक़वामी तौर पर आपसे डू मोर का मुतालबा बारहा किया जाता है। डॉन का अगर पर्सपेक्टिव देखें तो ये ख़बर जो डॉन लीक्स के नाम से मशहूर हुई, कहा जा रहा है कि वो भी सही साबित होती चली जा रही है। ये तमाम मामलात आपके सामने हैं। FATF कितना बड़ा मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मामलात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक ट्रायंगल बनी है 2 साल में जो ज़्यादा उभर कर सामने आई है, अमेरिका, इज़राइल, इंडिया। और गुज़िश्ता 2 सालों से ही देख लें कि हमारी झड़पें इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफ़ी होती चली गई, जो चलते चलते पिछले महीने काफ़ी तैयारों के गिराने पर और उस पर जाके मुंतमिज हुई और अभी भी टेंशन खासी है और कुछ पता नहीं कि किस वक्त क्या हो जाए, मामला क्लियर नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान को हर तरफ से दबाया जा रहा है, हर सतह से दबाया जा रहा है, जबकि इंडिया की दहशतगर्दी दुनिया को नज़र नहीं आ रही, इंडिया की दरअंदाजी दुनिया को नज़र नहीं आ रही और हर तरफ हमें बनाया जा रहा है। अब जो डोजियर में अपनी भारत ने भी दस्तावेज़ात में भी नाम पेश किए हैं और अभी 2 दिन पहले सेक्रेटरी ख़जाना ने भी ब्रीफिंग दी है कि और उसके बाद कि ये अगर हमने ये सारा इम्प्लीमेंट ना किए जो FATF की रिकमेंडेशंस हैं तो फिर पाकिस्तान को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। FATF क्या भला है? FATF क्या चीज़ है? इस FATF 1989 में G7 कंट्रीज़ और साथ में 8 मज़ीद ममालिक ने मिलके बनाया था। अच्छा। फ्रांस में। ठीक है। और इसका जो चार्टर था इसका ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ बना था। 9/11 के बाद 2001 में इसके चार्टर में टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी डाल दी गई और इसका परवरदा इसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका का एक बगल बच्चा ये तंजीम है, ठीक है, जो ज़्यादातर इस्लामी ममालिक पे ज़्यादा इनका वो है, जैसे ईरान, इराक़, शाम, उनके ऊपर भी ज़्यादा वो है। पिछले जून में इन्होंने हमें वॉच लिस्ट में रखा, ग्रे लिस्ट के लिए। सही है। और फिर अभी वो करते करते ये मीटिंग्स आई और यहाँ फरवरी में हुआ और हमने 5 जो इम्प्लीमेंटेशन कर ली थी। 27 उनका एक्शन प्लान जो उन्होंने हमें दिया था, 5 पे हमने अमल दरामद कर लिया था, कुछ पे बाकी था और हम मामला से निकलते जा रहे थे और पूरी उम्मीद पैदा हो गई थी। और हमारे लोग वहाँ फ्रांस में बैठे हुए थे, जो अब मेंबर तो नहीं है लेकिन अब अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए वहाँ मौजूद थे। सही। अब क्या हुआ, हमें 3 वोट चाहिए थे इससे बाहर निकलने के लिए और बचने के लिए, वो हमारे पास थे। चाइना का वोट हमारे साथ था, सऊदीया का हमारे साथ था, तुर्की का हमारे साथ था जी। मगर वो मामलात ऐसे बदले और एकदम से इनसे सपोर्ट वापस ली गई। इसने अमेरिका ने सऊदीया को परमानेंट मेंबरशिप का लालच देके उसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इंडिया के साथ मिलके चाइना को हमसे हटाया, अब सिर्फ तुर्की रह गया और अब हम ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं। हाँ। अब हमें इस पे जो उन्होंने हमें दिया है 27 पॉइंट एजेंडा और ये हमें सितंबर तक क्लियर करना है और इसका अब हमें मई में इसकी एक रिपोर्ट देनी है। कुछ मई तक हमें इसे काफ़ी हद तक इसको हमने इस पर अमल दरामद करना है और उसके बाद जून में फिर फैसला होगा कि हमारे साथ वो क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो बात सारी यही है कि पहले हमें पाक इंडिया जंग के ऊपर उलझाया गया, अब FATF के मामलात हम पे खड़े कर दिए गए और अभी हमने देखा कि पिछले दिनों 2 दिन से जब से वो सेक्रेटरी ख़जाना ने ब्रीफिंग दी, उसके बाद हमने कोई 68 मदरसों के अकाउंट मुंजमद किए हैं
124 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। और जाहिर है कि ये सारा कनेक्शन वो उसी के चार्टर पे हम अमल दरामद कर रहे हैं, क्योंकि हम मजबूर हैं कि हमें ये सारे मामलात करने हैं। अब अगर इसको तनाजुर में देखें, ये मदरसा फंडिंग है, किन किन मदरसों को के साथ क्या क्या किया गया है, कुछ 35,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में। 2016 में इकोनॉमिस्ट टाइम अमेरिका में एक ख़बर छपी थी जिसमें क्रिस मर्फी ने पूरा बताया था कि 24,000 मदरसों की फंडिंग करता है सऊदी अरबिया पाकिस्तान में, और अब तक वो दुनिया भर में $100 बिलियन खर्च कर चुका है एक मखसूस सेक्ट को परवान करने के लिए। अच्छा, हिलरी क्लिंटन ने भी अपने बारे में उसके वो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो है उसकी बात वो कर चुकी, उस ब्रांड को प्रमोट कर। अच्छा नकवी साहब, यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, वापस आते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पे।